आइए आज के इस विश्लेषण में आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद पल्लों में से एक की गहराई में चलते हैं। बिना किसी निजी विचार या राय के हम सीधे उन ऐतिहासिक तथ्यों, टाइमलाइंस और विचारधाराओं को समझेंगे जिसने आखिरकार देश को हिलाकर रख दिया। तो किस्सा शुरू होता है 30 जनवरी 1948 की उस दुर्भाग्यपूर्ण ठंड की शाम से। वक्त था शाम के करीब 5:01। नई दिल्ली का बिरला हाउस। महात्मा गांधी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ अपनी बैठक के कारण थोड़ा देरी से चल रहे थे और अपनी प्रार्थना सभा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आसपास एक अजीब सी शांति थी। लोग बस उनकी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक भीड़ से एक दुबला पतला आदमी बाहर निकलता है। वो आदर दिखाने का नाटक करते हुए थोड़ा झुकता है और अगले ही पल लगातार 3 गोलियां चलाता है। सोचिए जैसे वक्त बिल्कुल वहीं थम गया हो। गांधी जी जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनके होठों से आखिरी शब्द निकलते हैं, हे राम। पूरे देश की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक सी गई। उस एक पल की गंभीरता को समझने के लिए आइए वक्त को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और बात करते हैं द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे की। ध्यान दीजिए कि यह सफर शुरू होता है एक बेहद अंधविश्वास भरे बचपन से। शुरुआती लड़कों के जीवित न बचने के कारण इनका पालन पोषण एक लड़की की तरह किया गया। नाक में नथ पहनाई गई और यहीं से रामचंद्र नाम बदलकर नाथूराम पड़ गया। एक साधारण शुरुआत से आगे बढ़ते हुए 1929 में वीडी सावरकर के साथ उनकी मुलाकात एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी, जिसने गोडसे को पूरी तरह से कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद की ओर मोड़ दिया। और इस दौर का जो वैचारिक मतभेद था ना, वो काफी गहरा था। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो लगातार एक सेक्युलर भारत और हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी संस्थाएं थीं जिनका लक्ष्य एक हिंदू राष्ट्र बनाना था। गॉडसे ने कांग्रेस के इस सेक्युलर दृष्टिकोण को बिल्कुल खारिज कर दिया और अपनी पूरी जिंदगी इन हिंदू राष्ट्रवादी लक्ष्यों को समर्पित कर दी। जैसे जैसे वक्त बीता, ये वैचारिक मतभेद और ज्यादा कठोर रूप लेने लगा। आइडियोलॉजिकल क्लैश एंड एक्सट्रीमिज्म। अब बात सिर्फ विचारों तक नहीं रुकी थी, बल्कि उन्हें फैलाने के लिए नए मंच तैयार होने लगे थे। गोडसे और उनके करीबी साथी नारायण आप्टे ने 1942 में अग्रणी नाम का एक मराठी अखबार शुरू किया। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, गांधी जी की अहिंसा और सेक्युलर नीतियों की कड़ी आलोचना करना। उन्हें पूरी तरह से लगने लगा था कि ये नीतियां हिंदू समुदाय को अंदर ही अंदर तबाह कर रही हैं। ये नाराजगी कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि ऐतिहासिक घटनाएं एक के बाद एक आग में घी का काम कर रही थीं। 1938 में हैदराबाद प्रोटेस्ट्स के दौरान 1 साल की जेल हुई। फिर 1946 के भयंकर कोलकाता दंगे हुए। उस दौरान गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लिखा कि हिंदुओं को बहादुरी से मरना चाहिए। इन शब्दों ने आग भड़का दी और गोडसे के इस विश्वास को पत्थर की लकीर बना दिया कि गांधी जी हिंदुओं के खिलाफ हैं। और आखिर में 1947 का रक्त रंजित बंटवारा, जिसने इस नाराजगी को चरम पर पहुंचा दिया। बंटवारे की इसी उथल पुथल से जुड़ा है हमारा अगला पड़ाव, पार्टीशन एंड द फाइनल फास्ट। इस दौर में एक आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, 55 करोड़ रुपए। ये वो आर्थिक हिस्सा था जो बंटवारे के समझौते के तहत पाकिस्तान को दिया जाना था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में सैन्य कार्रवाई कर रहा था, इसलिए भारत सरकार ने ये रकम रोक ली थी। इसके बाद 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने एक अनशन शुरू किया। इसके 2 मकसद थे। पहला, दिल्ली में हो रहे सांप्रदायिक दंगों को रोकना, और दूसरा, भारत सरकार पर दबाव डालना कि वो पाकिस्तान को उसके 55 करोड़ रुपए लौटा दें। जब सरकार ने अनशन के आगे झुककर पैसे देने का फैसला किया तो गॉडसे समेत तमाम हिंदू राष्ट्रवादी बिल्कुल आग बबूला हो गए। उन्हें पक्का यकीन था कि इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आखिरकार भारत के खिलाफ ही करेगा। और यहीं से शुरू होती है द कंस्पिरेसी एंड असैसिनेशन, एक ऐसी साजिश जिसने इतिहास बदल दिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 30 जनवरी को जो हुआ वो कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। गोडसे और उसके साथियों ने पहले भी कई बार गांधी जी को मारने की कोशिश की थी। मई 1944 में पंचगनी में चाकू से हमला, सितंबर 1944 में एक और कोशिश, और यहां तक कि 30 जनवरी से ठीक 10 दिन पहले 20 जनवरी 1948 को मदन लाल पहावा ने बिरला हाउस में एक बॉम्ब ब्लास्ट करके हत्या की एक नाकाम साजिश रची थी। 20 जनवरी की साजिश फेल होने के बाद गोडसे ने तय किया कि अब वो इस काम को खुद अकेले अंजाम देगा। पहले एक बुर्का पहनकर करीब जाने का प्लान था, पर बंदूक निकालने में परेशानी होने के डर से उसे छोड़ दिया गया। आखिरकार
ग्वालियर से ये खास हथियार M1934 बेरेटा पिस्टल हासिल की गई। इस 7 चेंबर वाली सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल में गोलियां भरी गईं और गोडसे एक टांगा लेकर बिरला हाउस के लिए निकल पड़ा। और बाकी जो हुआ वो हम सब जानते हैं। इस भयानक हत्याकांड के बाद शुरू होती है कानूनी कार्रवाई, द ट्रायल एंड हिस्टोरिकल लेगेसी। लाल किले में बनाई गई उस स्पेशल कोर्ट में गॉडसे ने किसी भी तरह की कानूनी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने अदालत में 3000 शब्दों का अपना एक कन्फेशन पढ़ा, जिसमें पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। गॉडसे ने अपने इस कृत्य को कोई निजी दुश्मनी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक आवश्यकता का नाम दिया। उसका कहना था कि गांधी जी ने बंटवारा स्वीकार करके देश के राष्ट्रपिता के रूप में अपना फर्ज पूरा नहीं किया। जब अदालत का आखिरी फैसला आया तो नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें नवंबर 1949 में फांसी दे दी गई। गोपाल गोडसे सहित बाकी कुछ आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई, जबकि वीडी सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। एक और बड़ा असर यह हुआ कि गृहमंत्री सरदार पटेल ने जहरीली मानसिकता फैलाने का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सालों बाद और आज के इस दौर में भी ये ऐतिहासिक प्रसंग लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ लोगों की नज़र में गॉडसे की छवि स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी की है, जबकि कुछ लोग उसके तर्क को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो एक अहम सवाल जो हमारे सामने खड़ा रह जाता है, आधुनिक इतिहास के इस अत्यंत ध्रुवीकृत और जटिल हिस्से को और गॉडसे की लेगेसी को आज हमें किस तरह से देखना चाहिए? सोचिए ज़रूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।